जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक ये है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजरमेंट मेथड होते हैं, ठीक है, आर्थिक विकास की मापन विधियां होती हैं, वो किनके द्वारा दी गई थी। कई बार प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया है। प्लस उसके साथ साथ भारत में जो प्लानिंग का पूरा इतिहास रहा, कैसे प्लानिंग स्टार्ट हुआ, 5 ईयर प्लान कैसे आया, 5 ईयर प्लान कैसे खत्म हुआ, उस पूरे घटनाक्रम को यहां पर समझेंगे। उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम होती हैं जिनसे एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछता है, उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने का। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट और जो पॉवर्टी उसके संदर्भ में जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम रही, इंपॉर्टेंट स्कीम रही, उनको यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन बोर्ड की स्थापना भारत में हर जगह पर की जाती है, तो उन बोर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। रिसेंट में यहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ है, फाइनेंस कमीशन की कुछ बेसिक पॉइंट्स को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, जितने भी क्रांतियां हुई, वो क्रांति किस चीज के प्रोडक्शन से संबंधित है, उसको देखते हुए, और सबसे अंत में हम लोग रिसेंट की गवर्नमेंट की कुछ स्कीम को यहां पर समझेंगे कि वो कब कब आई थी। ध्यान दीजिएगा, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर कर दी है, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट करा लो और क्लास को स्टार्ट करो। ध्यान देना भाई, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि आर्थिक विकास के मापन की विधियां। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया था, उसके 3 बेसिक मेथड यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, जो सबसे पहला अप्रोच है वो है बेसिक नीड अप्रोच। ठीक है, बेसिक आवश्यकता का क्या जो कॉन्सेप्ट रहा, वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, अच्छा भाई, सेकंड क्या है, PQLI। इस पर तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, 2 से 3 बार ये प्रश्न आया हुआ है। क्या, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अप्रोच जो है, ये किसके द्वारा दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया, मोरिस डी मोरिस के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। थर्ड कह रहा है परचेजिंग पावर पेरिटी, क्रय शक्ति क्षमता की बात यहां पर कर रहा है, और जो परचेजिंग पावर पेरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये गुस्ताव कैशल ने दिया था। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग IMF के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 3 इंपॉर्टेंट मेजरमेंट मेथड है। पहला क्या है, वर्ल्ड बैंक का है बेसिक नीड अप्रोच। दूसरा है मोरिस डी मोरिस का PQLI अप्रोच, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अप्रोच। शायद PQLI का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, गुस्ताव कैशल का परचेजिंग पावर पेरिटी अप्रोच। तो ये 3 अप्रोच आप लोगों को याद करके जाना है। चलो भाई, बात करते हैं भारत में प्लानिंग किस प्रकार से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे वो आगे बढ़े। हम जिस 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं, सबसे पहले उसकी जो शुरुआत की गई वो USSR के माध्यम से किया गया। हमने USSR को देख करके इस कॉन्सेप्ट को अपने भारत में स्टार्ट किया। ठीक है, भारत का जो पूरा प्लानिंग कॉन्सेप्ट है, वो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में, मतलब इस पर केंद्र भी और राज्य भी दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकार अपनी प्लानिंग करती है और केंद्र सरकार अपनी प्लानिंग करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग इन इंडिया जो है, ठीक है, वो हमने 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है USSR से लिया है। दूसरी बात, 7वें शेड्यूल के अंतर्गत कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। तीसरी बात ध्यान देना कि सबसे पहले भारत में जो प्लानिंग का, जो इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, आर्थिक नियोजन का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ M विश्वेश्वरैया जी की एक पुस्तक के माध्यम से। M विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बुक का नाम बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो M विश्वेश्वरैया जी के द्वारा 1934 में इस पुस्तक को लिखा गया था, और वहीं से भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए भारत में आधुनिक नियोजन के प्रणेता, मॉडर्न प्लानिंग के जो प्रणेता है, या फिर मैं कहूं तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, वो M विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप चाहो तो नोट कर सकते हो एक्स्ट्रा भी, वो ये नोट कर सकते हो कि फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो M विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग आधुनिक नियोजन का, मॉडर्न प्लानिंग का भी प्रणेता कहते हैं। इसके साथ साथ फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग PC महालनोबिस जी को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। चलो भाई, अगला देखो, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस की अध्यक्षता संभालते हैं, तो उन्होंने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। किसकी अध्यक्षता में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी या फिर राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। इतनी बातें याद रहेंगी। चलो भाई, आगे देखो, 1944 में एक गांधीयन प्लान आता है, किसके द्वारा, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा।
जो कि गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड गांधीयन प्लान को प्रस्तुत करते हैं कि देश का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो 1944 का गांधीयन प्लान आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके पश्चात 1944-45 की ड्यूरेशन में मुंबई में एक मीटिंग होती है 8 देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की। उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो टाटा, बिरला, इसके आप देखो तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जॉन मेथाई, ठीक है, और बहुत सारे जो उस समय के बड़े उद्योगपति थे वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, टोटल 8 उद्योगपति यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और वो देश के आर्थिक विकास की योजना तय करते हैं। ठीक है, अब प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यहां पर प्रस्तुत करते हैं, जिसको कि हम लोग बॉम्बे प्लान या फिर टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जानते हैं। पहला क्या ध्यान समझना, पहला ये कि एम विश्वेश्वरैया जी ने 1934 में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है, उनकी अध्यक्षता मतलब उनके नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट, 1944 में गांधीयन प्लान आया श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा। ये प्रश्न पूछा है कि 1944 में प्रस्तुत गांधीवादी योजना किसके द्वारा दी गई थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अच्छा भाई, 1944-45 में मुंबई में 8 उद्योगपति मिलते हैं और यहां पर वो बनाते हैं बॉम्बे प्लान या फिर टाटा बिरला योजना। इसी को हम लोग प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत के आर्थिक विकास की योजना भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एम.एन. रॉय और जो भारतीय श्रमिक संघ था उनके द्वारा मिलकर के एक प्लान बनाया, उसका नाम है पीपुल्स प्लान। ठीक है, जन योजना कहा गया इसको, जन योजना कहा गया। उसके पश्चात 1950 में 1950 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, भारत आजाद हो चुका है, ध्यान गया, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है कि सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने प्रस्तुत किया था। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसके पश्चात 1950 में क्या होता है कि प्लानिंग कमीशन की गठन किया जाता है, योजना आयोग का यहां पर स्थापना होती है। किसके द्वारा से? कोई कानून नहीं पारित होता है, एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से हम योजना आयोग की स्थापना करते हैं। मतलब कि ना तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी था ना तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। ठीक है, ध्यान देंगे। और इसी प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1951 से हम यूएसएसआर से प्रेरणा लेकर के हम अपने यहाँ पर 5 ईयर प्लान को स्टार्ट करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट करते हैं। इतनी बातें समझ गए? ध्यान देना। अब रिसेंट का डेवलपमेंट समझो। 2015 में क्या होता है? 2015 में जब सरकार चेंज 2014 में, उसके पश्चात योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को स्थापित किया जाता है। और रिसेंट में मतलब 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग के 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान यही देना कि योजना आयोग की तरफ से जो हमारा नीति आयोग है ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का पूरा इतिहास रहा है भारत में। कुछ पॉइंट यहां पर और समझने का प्रयास करो। 5 ईयर प्लान, अब देखो इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स आपको पहले से याद होंगे, मैं केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक बार रिकॉल कराऊंगा, ध्यान देना। देखो स्टार्टिंग के तो 4 5 ईयर प्लान रहे, ठीक है, उनके बारे में ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इनके मॉडल को मैच कराने को पूछ देता है कि पहला 5 ईयर प्लान किसके मॉडल पर आधारित था, दूसरा किस पर था। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। पहला जो मॉडल था वो हेरोड डोमर मॉडल कहा गया। ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल कहा गया। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका महालनोबिस मॉडल था। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका महालनोबिस मॉडल के साथ साथ जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती का मॉडल यहां पर था। ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में महालनोबिस मॉडल, जे सैंडी मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती का आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, ये 3 नाम आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसको हम लोग गॉडगिल प्लान कहते हैं, गॉडगिल योजना यहां पर कहते हैं। तो 4 5 ईयर प्लान समझो, प्लस अब समझो कि क्या हुआ था, कैसे कैसे ये 5 ईयर प्लान डेवलप हुए थे। क्योंकि 1951 से ये पूरी घटना स्टार्ट होती है, तो 5 साल का प्लान है, तो 1951 से 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान यहां पर चलता है। अच्छी बात यह रहती है कि पहले 5 ईयर प्लान में जितना हम टारगेट करते हैं ग्रोथ रेट का, उससे ज्यादा अचीव करते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले 5 ईयर प्लान में टारगेटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा हमने ग्रोथ रेट यहां पर अचीव किया, ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात रही। और पहला 5 ईयर प्लान हमारे लिए किस पर बेस्ड होगा? खाने पर बेस्ड होगा, कृषि पर आधारित बेस्ड पूरा 5 ईयर प्लान था। ठीक है भाई, अच्छा। सेकेंड 5 ईयर प्लान से हम लोग इंडस्ट्री पर जोर देना स्टार्ट करते हैं, औद्योगिकरण पर जोर देना स्टार्ट करते हैं, और इसको हम महालनोबिस मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो 56 में 5 ईयर प्लान पहला कंप्लीट हुआ था, तो 56 से लेकर के 5 साल आगे तक मतलब 61 तक आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान यहां पर चलेगा, जो कि इंडस्ट्री पर बेस्ड होगा। और इसी समय राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बहुत सारे स्टील संयंत्रों की स्थापना यहां पर की गई थी। ठीक है, चलो। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या होता है कि 1961 से लेकर के 1966 तक चलता है। लेकिन देखो समस्या क्या होती है ना कि थर्ड 5 ईयर प्लान के पूरे टेन्योर पीरियड में, पूरे उस ड्यूरेशन में 2 बहुत बड़े युद्ध होते हैं। 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ। भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के पश्चात 3 साल का ब्रेक होता है।
उसको हम लोग कहते हैं प्लान हॉलीडे, ध्यान दीजिएगा, योजना अवकाश कहा जाता है, जो कि 1966 से लेकर के 69 तक चलता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले इतना युद्ध हो चुका था कि भारत की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब हमको वार्षिक योजनाओं की आवश्यकता थी, एनुअल स्कीम्स की यहां पर आवश्यकता थी। ठीक है, तो 1966 से 69 के लिए हमने क्या किया, 3 वार्षिक योजना यहां पर स्टार्ट किया, जिसको हम लोग प्लान हॉलीडे या फिर योजना अवकाश कहते हैं। 69 के पश्चात फिर क्या होता है कि फिर आपका चौथा 5 ईयर प्लान आता है 69 से लेकर के 74 तक का। गॉडगिल योजना रहती है, सब कुछ सही रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दो, जो हमारा 5 ईयर प्लान था, जो कि आपका 1974 से स्टार्ट होता है, यहीं पर आप एक घटनाक्रम पढ़ते हो। घटनाक्रम क्या पढ़ते हो कि 25 जून 1975। ठीक है, 25 जून क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संविधान हत्या दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, मतलब हमने घोषित किया हुआ है वहां पर। ठीक है, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि 1975 में इसी दिन पर आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। तो 1975 में इमरजेंसी लग चुकी है। कब खत्म होगी इमरजेंसी? वो खत्म होगी 1977 में, ना समझना, वो 77 में खत्म हो जाएगी। अब देखो, पांचवा जो 5 ईयर प्लान है वो 74 से 79 तक चलना था, लेकिन चूंकि 77 में इमरजेंसी खत्म होती है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है और यहां पर जनता पार्टी की सरकार बनती है 77 में। ठीक है, तो जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो क्या करेगी, वो अपना कुछ नया पॉलिसी यहां पर लेकर के आएगी। ठीक है, तो देखो, छठी जो 5 ईयर प्लान है वो 2 बार लागू किया गया। एक बार जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 से 83 के लिए, 5 साल के लिए उन्होंने क्या किया, 78 से अपना नया 5 ईयर प्लान यहां पर स्टार्ट किया। लेकिन समझा समझो भाई, जनता पार्टी बहुत सारे अलग अलग पार्टियों का कोलिशन से मिलकर बनाई गई थी। ठीक है, उनको मिलाकर के यहां पर बनाया गया था, तो उसमें स्टेबिलिटी तो थी नहीं, होता भी वही 1980 में वो पार्टी, वो सरकार वहां पर क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, तो 1980 में जैसे गिरती है, फिर चुनाव होता है, फिर कांग्रेस यहां पर जीत जाती है। तो ध्यान समझो, 1978 से 83 के लिए जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था, वो 5 ईयर प्लान पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। कारण, क्योंकि 1980 में ही आपकी सरकार यहां पर चेंज हो चुकी है। तो 1980 से 1985 के लिए फिर से छठा 5 ईयर प्लान आएगा, फिर से यहां पर क्या होगा, 6th 5 ईयर प्लान आएगा। और जो 78 से 83 जो जनता सरकार वाला 5 ईयर प्लान था, उसको हम लोग रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना कहते हैं। ठीक है, अनवरत योजना कहते हैं, और इसका पूरा श्रेय गुन्नार मिल्डल को जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि 1978 से 1980 के ड्यूरेशन में जो रोलिंग प्लान बना था, उसका श्रेय किसका है, तो गुन्नार मिल्डल जी का है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए आप लोग। अच्छा, यहां पर एक बात और समझो, एक प्रश्न पूछा था एग्जाम में आप लोगों के कि गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था? तो 5वां 5 ईयर प्लान था, इमरजेंसी के टाइम पर वो प्लान यहां पर दिया गया था। इसको एक कॉन्सेप्ट में समझोगे, एक क्रोनोलॉजी में याद करोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा भाई, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन का कॉन्सेप्ट 6th 5 ईयर प्लान में आता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले 5 ईयर प्लान में जो हमारा टारगेट था, उस टारगेट को हमने अचीव कर लिया था। सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ, थर्ड में उसका आधा ही लगभग अचीव हुआ। ठीक है, फोर्थ में भी नहीं हुआ, फिफ्थ में आप देखोगे थोड़ा मोड़ा अचीव हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी का टाइम में बहुत कुछ चीजें इधर उधर चल रही हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा भाई, इसके आगे हम लोग बात नहीं करते टारगेटेड ग्रोथ रेट की। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब आप सबसे याद करो, सबसे लास्ट वाला 5 ईयर प्लान जो था, जो कि 12वां 5 ईयर प्लान था, 2012 से लेकर 2017 तक चला था। ठीक है, आपको पता है कि 2015 में ही 1 जनवरी को नीति आयोग की स्थापना हो चुकी थी। तो ये आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था, जिसका जो टारगेट क्या था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है, तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ये इसका टारगेट यहां पर था, ये इसका यहां पर टारगेट था। इतनी बातें समझ गए। अब देखो, कुछ पॉइंट यहां पर समझने का प्रयास करो और आप लोग, जो कि आपसे स्कीम के संदर्भ में पूछता है। 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गया, इतना ही 5 ईयर प्लान पढ़ना है। बाकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको प्रिंट आउट करा लेना, देख लेना, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान समझो। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई। ठीक है, ध्यान समझना। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्कीम हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वो आपको दिखती है 1979 की स्कीम, उसका नाम है ट्राइसम। ट्राइसम, ध्यान दीजिए, क्या नाम है उसका, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो 1979 में एक स्कीम आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इसका नाम क्या है, ट्राइसम। ध्यान समझना, प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो याद करना बहुत जरूरी है। 1979 आपकी ट्राइसम नाम की स्कीम आती है। इसके 10 साल पश्चात 1989 में एक स्कीम आती है, उसका नाम रहता है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, अच्छा, 1989 के पश्चात फिर से 10 साल पश्चात क्या होता है, एक स्कीम आती है, उसका नाम रहता है आप लोगों का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो 3 स्कीम याद करो पहले तो, क्या, ट्राइसम 1979, जवाहर रोजगार योजना 1989, फिर 10 साल पश्चात आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 रहता है। ठीक है, तो ये तीनों स्कीम 10-10 साल के इंटरवल पर आई थी।
ये 3 स्कीम याद हो गया। अब यहां पर कुछ बातें और समझने का प्रयास करो। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ग्राम से पहले हमने शहर में रोजगार क्रिएट करने पर फोकस किया। तो किस ईयर में? 1997 में हमने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यहां पे प्रारंभ किया। 4 स्कीम आपने याद कर लिया, ठीक है, 4 स्कीम याद हो गया। अब समझो, देखो शहरी और ग्राम से पहले एक हम स्कीम और स्टार्ट करेंगे, उसका नाम रहेगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। चूंकि आपको ईयर नहीं याद करना है, आपको याद करना क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी कैसे हुआ? सबसे पहले स्कीम आ रही है आप लोगों की 1979 में, जिसका नाम है ट्राइसम, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, रूरल यूथ के लिए है, सब कुछ सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके पश्चात 1989 में आपकी एक स्कीम आ रही है, उसका नाम है जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, अच्छी बात है भाई। इसके पश्चात आप 1999 में आपने ये देखा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यहां पर आती है। अच्छा, इस 1999 से 2 साल पहले ही क्या होता है कि ये तो ग्राम स्वरोजगार योजना थी, यहां पर बीच में आपका एक शहरी योजना भी आएगा। अच्छा, चूंकि शहरी और ग्रामीण 2 योजनाएं आ रही है, तो उससे पहले एक योजना आपकी और आएगी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो अपने रोजगार के संदर्भ में ये 5 इंपॉर्टेंट स्कीम को क्रोनोलॉजी में यहां पर याद कर लिया। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट में क्या समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ही याद कर पाओगे, ईयर तो याद कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा ईयर दिया गया है कि याद होगा ही नहीं। अच्छा भाई, ये 5 योजनाएं आपने देखा एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में, ठीक है। हो सकता हो कि एग्जाम में ये 5 में से 3 पूछे, 2 कहीं और से दे दे, तो भी आप एक ऑर्डर आप सेट कर सकते हो, क्योंकि आपको ये 5 पता हो चुके हैं, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट्स हम लोग पढ़ करके यहाँ पर यही जाएंगे, इसके अलावा हम रोजगार के संदर्भ में कोई योजना यहाँ पर देखने वाले नहीं है। क्लियर? अब देखो भाई, यहां पर आपको एक स्कीम और याद करनी है, डोकरा नाम है उसका, ठीक है। डोकरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया। ये कब आया था? ये आया था 1982 में। 1982 में ये स्कीम आई थी आप लोगों की। ये स्कीम आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। इसके पश्चात जिस स्कीम को हम लोग यहां पर ध्यान देंगे वो स्कीम आप लोगों की है, ध्यान दीजिएगा, अन्नपूर्णा योजना और अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। ये दोनों वर्ष 2000 की योजनाएं हैं, ठीक है। वर्ष 2000 में ये दोनों ही स्कीम आई थी। भारत निर्माण कार्यक्रम पर पहले बहुत बार प्रश्न पूछा गया, अब प्रश्न नहीं आता है, बट देखना चाहो तो देख सकते हो आप लोग कि 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम भी यहां पर स्टार्ट किया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, वर्ष 2006 में आती है, वर्ष 2006 में आती है। तो समझ गए मेरी बात आप लोग। ये स्कीम के चार्ट को एक बार दोबारा से घुमा लेना, इतने ही पॉइंट्स याद करना जितना पॉइंट मैंने बताया। मैंने देने को तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, बट याद नहीं करना क्योंकि याद होगा नहीं। अब देखो भाई, कुछ बोल्ड, उनके स्टेब्लिशमेंट ईयर और उनका हेडक्वार्टर, ये चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, मत याद करना सारा। याद क्या करना है मैं समझा रहा हूं। देखो रिसेंट के डेवलपमेंट में बात करते हैं। आपने देखा कि बजट 2025-26 में हमने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की, कहां पर? बिहार में। अच्छी बात है भाई, इसका आपको पता हो कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहीं और पर भी स्टेब्लिश करने किए जाने की बात की जा रही थी साउथ में, बट वित्त मंत्री जी का बहुत क्लियर स्टेटमेंट आता कि नहीं भाई, जब मखाना का प्रोडक्शन बिहार में होता है तो बिहार में उसको स्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहां पर है? बिहार में। अच्छा भाई, और ध्यान दो, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है, उसकी भी स्थापना वर्ष 2025 में की गई है। और ये आपको मुझे लगता है मैगजीन में नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स की, तो याद करो इसको, क्या निजामाबाद तेलंगाना में इसकी स्थापना यहां पर की गई। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड भी याद कर लो और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड भी याद कर लो, यही 2 बोर्ड याद करके जाओ। बाकी अगर कुछ बीच में का दे देगा तो आप लोग मैच करा सकते हो, क्योंकि आपको ये 2 अंतिम के पता है, ठीक है। चलो आप लोग से क्या पर मैं होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग ये बताओ मुझे कि फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल उसकी स्थापना की बात करता है, ठीक है। क्योंकि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की फाइनेंस कमीशन की बात की गई आपको बताना है। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में स्टैब्लिश किया गया था केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में, ध्यान रखना, इतने ही पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ यहां पर देखना नहीं। अंतिम वाला देख लो भाई आप लोग, जो 16वां फाइनेंस कमीशन, इसकी स्थापना रिसेंट में की गई है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। ये अगले 5 वर्षों के लिए यहाँ पर अपना आकलन देने वाले हैं। 16वें से पहले जो 15वां फाइनेंस कमीशन रहा, उसके अध्यक्षता एनके सिंह के द्वारा की गई है, ठीक है। तो एनके सिंह जी, अरविंद पनगड़िया, ये 2 नाम याद रखोगे आप लोग, और पहला नाम याद रखोगे केसी नियोगी, ठीक है। पता होगा आप लोगों को, सब याद होगा, बट मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सब लोग दो भाई। देखो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, सुबह सुबह भी 6 बजे और मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा तबीयत भी एकदम ऐसे अजीब सा लग रहा है, सर भारी भारी सा लग रहा है, ठीक है। बट मैं क्लास बना रहा हूँ कि जरूरी है, अगर क्लास नहीं बना और आज नहीं बना तो फिर एग्जाम तक आपके पास समय नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखो कुछ रिवॉल्यूशन और
किस सेक्टर पर वो फोकस्ड है उसका एक चार्ट दिया है। मैक्सिमम चीज आपको पता होंगी, मैं याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन याद कराने आ रहा, मैं कुछ पॉइंट याद कराता हूं, जैसे कि सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन, रजत रेशा क्रांति जो है वो कॉटन के लिए होती है, कपास उत्पादन के लिए होती है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आपका जूट के लिए होता है, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्डन, सिल्वर किसके लिए? कॉटन के लिए, गोल्डन किसके लिए? जूट के लिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो, येलो क्रांति तिलहन के लिए सबको पता है, ब्लू क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए सबको पता है। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है, जो रजत क्रांति है, देखो एक आप लोगों का रजत रेशा क्रांति जो कि कपास के लिए था, कॉटन के लिए था, एक है आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन केवल, ठीक है, ये आपका अंडा और मुर्गी पालन के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखना। रेड रिवॉल्यूशन जो आपका होता है वो मीट और टोमेटो के लिए होता है, टमाटर के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुलाबी क्रांति आपका प्याज झींगा उत्पादन। गोल क्रांति, तो गोल क्या होता है? आलू, तो आलू उत्पादन के लिए, ठीक है। ग्रे क्रांति आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका फल और सब्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट ठीक है मैं देख के बता दूंगा आप लोगों को, बाकी सब यहां पर आपके सही है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो एग्रीकल्चर जो होल्डिंग्स होती है, जो लैंड्स होते हैं, उन लैंड्स को ना हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि 1 हेक्टेयर से जो छोटी भूमियां होती हैं जोत की, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल होल्डिंग या फिर सीमांत जोत। देखो प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में, प्रश्न ये पूछेगा कि मार्जिनल होल्डिंग की सीमा कितनी है, तो 0 से 1 हेक्टेयर है। भारत में सबसे अधिक मार्जिनल होल्डिंग है, अगर हम पूरे होल्डिंग्स की बात करें तो 68% मार्जिनल होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 0 से 1 हेक्टेयर के बीच के जोत को हम लोग मार्जिनल होल्डिंग कहते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर को हम लोग स्मॉल होल्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग आते हैं मीडियम होल्डिंग और फिर लार्ज होल्डिंग, ठीक है। तो लार्ज याद कर लो कि 10 से बड़ा, ठीक है, 10 हेक्टेयर से बड़ा। तो क्या हुआ भाई, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 10 और 10 से बड़ा, ये आपके 4, ठीक है, मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज होल्डिंग यहाँ पर आपके होते हैं, ठीक है। देखो चूंकि 2025 वर्ष चल रहा है, तो 2025 चल रहा है, तो भाई इससे 10 साल पहले सेम सरकार के द्वारा कुछ स्कीम स्टार्ट की गई होंगी, ठीक है। हम केवल वो स्कीम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि 10 साल पहले स्टार्ट हुई प्रमुख स्कीमें हैं, क्योंकि भाई स्कीम जैसे बहुत सारी याद करना है, कितनी याद करोगे, तो मैं कुछ याद करा दे रहा हूँ। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपके जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ था। पीएम मुद्रा योजना आपका अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ था, और कौशल विकास योजना आपका जुलाई 2015 में हुआ था, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, 2015 में सबसे पहले आती है। फिर आती है आपकी मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना। फिर आपका था स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो BMS बहुत सिंपल याद करना, अल्फाबेट के क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जा रहा है। हमें केवल 3 स्कीम यहाँ पर देखने वाले, बाकी स्कीम नहीं देखेंगे क्योंकि संभव नहीं याद कर पाना, ठीक है। तो ये 22 मिनट की क्लास में, और इससे पहले जो हमने पहला पार्ट लिया था जहां पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स, मैंने आपको गिफिन वस्तुएं, वेबलेन वस्तुएं, अर्थव्यवस्था के प्रकार किसके द्वारा डेवलप किया गया, इकोनॉमिक्स की जो डिफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है, सब मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, सब मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ये है। आप टेलीग्राम पर जाओगे, केवल आप PCS अभ्यास लिख करके सर्च करोगे, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है फाइनेंस कमीशन को लेकर के, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने अभी तक इकोनॉमिक्स तैयार नहीं किया था। तो इकोनॉमिक्स के 2 क्लास में रिवीजन आप लोगों का हुआ है, ये आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। हमने बजट कराया हुआ है, हमने इकोनॉमिक्स करंट अफेयर कराया हुआ है, तो वहां से आप लोग वो चीजें पढ़ लो। सभी को ऑल द बेस्ट।